दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बंगाल का चुनाव, असम की राजनीति और पूर्वोत्तर का सत्ता समीकरण सीधे सीधे भारत की विदेश नीति बदल सकते हैं? और वो भी सिर्फ किसी एक देश के साथ नहीं, बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पूरे साउथ एशिया के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की खबर सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये खबर है पावर, इन्फ्लुएंस, बॉर्डर पॉलिटिक्स और रीजनल डोमिनेंस की। क्योंकि अगर बीजेपी का पूर्वी भारत में दबदबा बढ़ता है तो दिल्ली के पास एक ऐसा मौका आ जाएगा जो पिछले कई सालों में कभी इतना क्लियर, कभी इतना साफ नहीं दिख पाया। और आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे भारत की जो घरेलू राजनीति है सीधे उसकी पड़ोसी देशों वाली रणनीति को बदल देती है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ी चुनौती क्या है और भारत का असली मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि खबर में बात होगी उस मौके की जो भारत को पूरे क्षेत्र में सबसे ताकतवर खिलाड़ी बना सकता है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि विदेश नीति सिर्फ प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय और दिल्ली के बड़े दफ्तरों में बनती है, लेकिन भारत जैसे देश में मामला इतना सीधा नहीं है। भारत के विदेश नीति पर सीमा से लगे राज्यों की राजनीति बहुत बड़ा असर डालती है। अगर हम उदाहरण देखें तो बंगाल की राजनीति का असर बांग्लादेश के साथ रिश्तों पर सीधा सीधा पड़ता है। असम और पूर्वोत्तर की जो स्थिरता है वो भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़े कॉरिडोर को प्रभावित करती है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजनीति श्रीलंका जैसे मुद्दों पर दिल्ली को रोकती है और कई बार मोड़ भी देती है। यानी भारत की डिप्लोमेसी सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री की कहानी नहीं है, ये कहानी है दिल्ली की, स्टेट्स की और बॉर्डर्स की। और यही इस खबर का सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब बॉर्डर स्टेट्स में पॉलिटिकल अलाइनमेंट बदलता है तो भारत के पड़ोसियों के साथ बातचीत करने का तरीका भी पूरी तरीके से बदल जाता है। और इस खबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन कई बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इसके आड़े आ गई। अगर इसका एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खुद बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों पर समझौता होना था, जैसे कि सीमा विवाद हो गया, पानी का बंटवारा हुआ, व्यापार, सुरक्षा और यहाँ तक कि कनेक्टिविटी। ये वो मुद्दे थे जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत होनी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब तीस्ता वाटर एग्रीमेंट जैसी बड़ी डील भी रुक गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि बंगाल की राजनीति में जो स्थानीय हित है और राज्य स्तर की चिंता नेशनल फॉरेन पॉलिसी पर जो है वो पूरी तरीके से हावी हो गई। यानी दिल्ली समझौता तो करना चाहती थी, लेकिन बंगाल की जो राजनीतिक मजबूरी है उसने इस रास्ते को रोक दिया। और ये वो मोमेंट था जब साफ हो गया कि भारत के बॉर्डर स्टेट सिर्फ वोटिंग जोन्स नहीं हैं, ये फॉरेन पॉलिसी के गेट कीपर्स हैं। और जब गेट कीपर्स ही साथ ना दें तो दिल्ली का हाथ भी पूरी तरीके से बंध जाता है। फिर आया 2014, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और भारत की पड़ोस नीति में एक नया फेज शुरू हो गया और नई सरकार ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया और उसका नाम था नेबरहुड फर्स्ट। यानी पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारना भारत की टॉप प्रायोरिटी होगी। और इस बार फर्क क्या था? इस बार दिल्ली का पॉलिटिकल मूड काफी हद तक ईस्टर्न इंडिया के पॉलिटिकल शिफ्ट से मैच करने लगा। बीजेपी ने असम में मजबूत पकड़ बनाई, पूर्वोत्तर में उसका प्रभाव बढ़ा और इसी के साथ भारत को एक ऐसा पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम मिला जो क्रॉस बॉर्डर डिप्लोमेसी को ज्यादा प्रैक्टिकल बना सकता था। मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ पुराने विवादों को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाए। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर काम शुरू हुआ, सीमा विवाद यहाँ पर कम हुए और भारत बांग्लादेश रिश्तों में एक नया कॉन्फिडेंस आया। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक रीसेट था, क्योंकि पहली बार भारत ने दिखाया कि वो अपने पड़ोसियों के साथ सिर्फ रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं करेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म रीजनल स्ट्रेटजी भी बनाएगा। अब असली सवाल ये है कि बीजेपी की पूर्वी भारत में मजबूती इतनी अहम आखिरकार क्यों है? क्योंकि
पूर्वी भारत सिर्फ एक रीजन नहीं है, ये भारत का गेटवे टू द साउथ एशिया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं से होकर ट्रेड रूट्स बनते हैं, यहीं से होकर बांग्लादेश कनेक्शन मजबूत होता है और यहीं से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी बढ़ जाती है और यहीं से भारत का इन्फ्लुएंस भूटान और नेपाल तक चला जाता है। अगर दिल्ली और पूर्वी राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत हो जाए तो भारत के पास वो रूट आ जाता है जो उसे इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक तीनों लेवल पर फायदा पहुंचा सकता है। समझिए इसे दोस्तों, अगर पश्चिम भारत बिजनेस का इंजन है तो पूर्वी भारत की जो रीजनल डिप्लोमेसी है वो इसका लॉन्च पैड है। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि इस खबर में बीजेपी की ईस्टर्न मैंडेट को सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम रिश्ते पर, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ नेबरली रिलेशन नहीं है, ये ट्रेड, सिक्योरिटी, वाटर शेयरिंग, माइग्रेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और रीजनल बैलेंस का रिश्ता है। मोदी सरकार ने इस रिश्ते को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ाया है और इसी वजह से कई एनालिस्ट इसे गोल्डन चैप्टर और फेज भी मानते हैं। क्योंकि लंबे समय से लटके मुद्दे पर काम हुआ, सीमा के विवाद कम हुए, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी और भारत को ये एहसास हुआ कि अगर बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत हों तो पूरे ईस्टर्न कॉरिडोर की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, रिश्ता जितना महत्वपूर्ण है उतना ही डेलिकेट भी है, क्योंकि इसमें पानी, सीमा, माइग्रेशन, ट्रेड और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सब एक साथ जुड़े हुए हैं और यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी है। दोस्तों, अब इस कहानी को सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित मत समझिए। खबर का दूसरा बड़ा पॉइंट है नेपाल और भूटान के साथ रीजनल कोऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, भारत अगर सच में ईस्टर्न नेबरहुड में मजबूत होना चाहता है तो उसे सिर्फ एक बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक रीजनल वेब बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये तीनों देश भारत के लिए हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सड़क, रेल, ट्रेड कॉरिडोर, हाइड्रो पावर, बॉर्डर कॉमर्स और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, इन सब में इन सारे देशों का रोल होने वाला है। अगर ये कोऑपरेशन मजबूत होता है तो भारत सिर्फ एक देश के साथ नहीं बल्कि पूरे सब रीजन के साथ इंटीग्रेटेड पावर बन सकता है और यही वो जगह है जहां भारत को चीन जैसी ताकत से मुकाबला करना है। क्योंकि आज अगर साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस की लड़ाई सिर्फ अगर देखी जाए तो ये सिर्फ आर्मी की नहीं है, ये कनेक्टिविटी और डिपेंडेंस की लड़ाई हो चुकी है। अब कहानी का सबसे रियल और सबसे कठिन हिस्सा आता है, क्योंकि ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, ग्राउंड रियलिटी उतनी आसान तो नहीं है। तो दोस्तों, भारत के सामने अभी भी कई बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इन चैलेंजेस को अगर देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज है इलीगल माइग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर क्राइम, टेररिज्म, ट्रेड बैरियर्स, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, डेमोग्राफिक प्रेशर और लोकल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। यानी डिप्लोमेसी करना आसान है लेकिन उसे टिकाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कभी राज्य की राजनीति बीच में आ जाती है, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट, कभी पब्लिक सेंटिमेंट, तो कभी अपोजिशन पॉलिटिक्स। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत रीजनल लीडरशिप चाहता है तो उसे सिर्फ स्पीचेस नहीं, रिजल्ट दिखाने होंगे। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हो, फास्टर बॉर्डर ट्रेड्स हो, रिलायबल वाटर शेयरिंग हो या फिर एग्रीमेंट्स हो और ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स हो, इन सब में भारत को कदम उठाना होगा और बिना इन सब के फॉरेन पॉलिसी सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगी। अब इस पूरी खबर का जो असली निष्कर्ष है वो भी सुन लीजिए। ये सिर्फ बीजेपी की पूर्वी जीत की कहानी नहीं है, ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ओपनिंग की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेटेजिक ओपनिंग। अगर पूर्वी भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अलाइनमेंट मजबूत रहता है तो दिल्ली के पास एक रेयर मौका है कि वो अपने ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर को रीजनल पावर सेंटर बना दे। और अगर भारत ने ये मौका सही से पकड़ लिया तो वो सिर्फ साउथ एशिया का हिस्सा नहीं रहेगा, वो साउथ एशिया का निर्णायक खिलाड़ी भी बन सकता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये इस खबर का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों,
यहाँ पर आज की इस खबर में एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है और वो ये है कि भारत की विदेश नीति अब सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि पूर्वी भारत की राजनीति से भी तय होने वाली है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती है। बीजेपी की बढ़ती ताकत भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विंडो खोल सकती है, लेकिन उस विंडो को रियल सक्सेस में बदलना काफी हद तक पॉलिटिकल विल, स्टेट कोऑपरेशन और स्मार्ट एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगा। अब सवाल दोस्तों आपसे है, क्या आपको लगता है कि पूर्वी भारत में बीजेपी की मजबूती भारत की विदेश नीति को सच में एक नया एज दे सकती है? नीचे कमेंट करके आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो मेरे वीडियो को अपलोड करते ही आपके पास वो वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाएगा। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ते, उसके पीछे असली पावर पॉलिटिक्स भी समझाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।